हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया था ना, ठीक है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल क्या हमको मिला था? फेज एंगल हमारा जो फेजर डायग्राम था कुछ इस तरह से मिला था ना, ऐसे ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज था और यहाँ पे इसी पे करंट हमारी थी सेम फेज में। मतलब जो फेज एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच का वो कितना था भाई? 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिव पावर होता है वो क्या होता है? VI cos फाई और cos 0 अंश का मान 1। तो हमारा जो एक्टिव पावर P था वो मिला भाई VI, और हमारा रिएक्टिव पावर जो है वो क्या था? VI sin फाई। VI sin फाई और sin 0 अंश का मान रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। रिएक्टिव पावर मतलब कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्टिव पावर ना, वो पावर को वापस नहीं करता है, मतलब सप्लाई को पावर फिर से नहीं देगा। एक बार उसको जो पावर मिल जाएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वो हीट के रूप में पावर को बाहर निकाल देगा, लेकिन सप्लाई को वो पावर वापस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिएक्टिव पावर था वो क्या था? 0 था। अगर रिएक्टिव पावर कुछ रहेगा इसका मतलब वो सप्लाई से जितना पावर ले रहा है उसमें से कुछ पावर वो वापस कर दे रहा है, और कितना पावर वापस कर रहा है या कितना पावर ले रहा है ये कौन बताएगा? पावर फैक्टर, ठीक है। कौन बताता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम क्या पढ़े थे? पावर फैक्टर cos फाई। क्या होता है भाई? पावर फैक्टर cos फाई। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, जिसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर यहाँ पे आपका 100% है प्योर रेजिस्टिव में, जबकि इतना होता नहीं है। प्योर रेजिस्टिव कोई भी चीज़ प्योर रेजिस्टिव नहीं होती है ना। प्योर रेजिस्टिव मतलब आइडियल अगर रेजिस्टेंस है किसी परिपथ में और कुछ भी नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है, सब 0 है, सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस है, तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो 100% होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर होने का मतलब ये हुआ वो जितना सप्लाई से वो पावर ले रहा है पूरा पूरा यूज कर ले रहा है वो, ठीक है। 100% पावर फैक्टर होने का मतलब कि उसने जितना सप्लाई से पावर लिया वो पूरा का पूरा उसको यूज कर लिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनका जो पावर फैक्टर है, कह रहे हैं भाई तुम यार बहुत बढ़िया, चेहरा एकदम लाल हिस्ट पुष्ट, इसका मतलब आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, जितना खाना खा रहे हैं पूरा पूरा लग रहा है, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर होने का मतलब यही है। तो कोई भी मशीन होगी या कुछ भी होगा वो क्या कोशिश करेगा कि हमारा पावर फैक्टर 1 के आसपास ही रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कम ना रहे, जैसे 0.9 रहे, 0.8 रहे, ऐसे रहे पावर फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट आज का टॉपिक है। प्योर सर्किट। इसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध क्या? हाँ, प्रेरकीय परिपथ। आज पढ़े हो क्या बाद में? ठीक है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। देखिए ये इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टिव सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें इंडक्टर लगा हो, उसमें रेजिस्टेंस भी बिल्कुल 0 हो और कैपेसिटेंस 0 हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? इंडक्टर हो। और इंडक्टर क्या होता है? सिंपल, किसी तार को ऐसे लपेट दीजिए, किसी चालक या कुचालक पदार्थ पे ऐसे लपेट दीजिए तार को, वो इंडक्टर हो जाएगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने लगे, ठीक है। वो क्या होता है? इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब सिंपल, जैसे इसमें क्या है? सब इंडक्टर है, जो कॉइल लपेटा हुआ है वो भी इंडक्टर की तरह ही, उसको मतलब हम इंडक्टर ही एक तरह से बना रहे हैं ताकि वो मैग्नेट बने, फिर उस काटे, फिर करंट उत्पन्न हो, इस तरह से ना। तो देखिए अब इंडक्टर क्या करता है भाई, इसका थोड़ा सा हम लोग जान लें। बाकी इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में हमारा एक अलग चैप्टर है, तो वहाँ हम बढ़िया से इन डिटेल्स पढ़ेंगे। ये जो इंडक्टर होता है ना, ये करंट के परिवर्तन का विरोध करता है, और सभी लोग जानते हैं हमारी जो एसी करंट होती है वो परिवर्तित होती है, 0, 4, 5, 6 जितना एम्पियर हो सकता है ऐसे जाती है, फिर 0 होती है। लेकिन इंडक्टर क्या करता है कि भाई वो उसका काम ही है करंट के परिवर्तन को विरोध करता है।
अगर 4 एम्पियर की करंट है तो 4 एम्पियर की करंट वो सोचता है कि हमारे में से जाए, जीरो ना हो। अगर मान लीजिए जैसे कि 3 एम्पियर करंट उसमें से गुजर रही है तो इंडक्टर क्या करेगा, रुको भी, 3 एम्पियर करंट नहीं आने देगा, वो कहेगा लो हमसे 1 एम्पियर करंट हमसे ले लो फिर जाओ तुम, ठीक है ना। तो करंट के परिवर्तन का अपोज करता है। और इंडक्टर के केस में जो करंट के परिवर्तन का अपोज करता है, जैसे रजिस्टर के केस में जो अपोज करता था उसे हम क्या कहते थे, रजिस्टेंस। लेकिन इंडक्टर में जो करंट के परिवर्तन का अपोज करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस XL। क्या कहते हैं इसे, रिएक्टेंस। और इसका भी मात्रक ओम ही होता है। और ये क्या करता है भाई, करंट के परिवर्तन का अपोज करता है किसमें, इंडक्टर में, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका काम क्या है, इंडक्टर में करंट के परिवर्तन का अपोज करना, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसका हम सर्किट बनाते हैं। देखिए ये है, अब इसी तार को हम ऐसे घुमा के कुंडली बना दें भाई, ये बन गया आपका इंडक्टर। सिर्फ इसमें इंडक्टर अगर लगा होगा किसी भी परिपथ में, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, अगर हम उस पर वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो इसमें जो करंट ये फ्लो होगी आई, इसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या ये वोल्टेज के साथ चलेगी या वोल्टेज के आगे चलेगी या वोल्टेज के पीछे चलेगी। तो देखिए ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब देखिए, अब ये करंट के परिवर्तन का क्या करेगा भाई, विरोध करेगा। एक तरह से ये करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तुम इतना जल्दी जो परिवर्तित हो रहा है ना, परिवर्तित मत हो, रुको भाई रुको। तब आप सोच के बताओ, जब ये करंट के परिवर्तन का विरोध करेगा और वहीं पे उसी परिपथ में वोल्टेज भी लगा हुआ है, तो इसका हम अगर वेव फॉर्म बनाएंगे तो वोल्टेज आगे जाएगा या करंट आगे जाएगा, वोल्टेज आगे जाएगा, क्योंकि करंट को रोक रहा है कौन, इंडक्टर, लेकिन वोल्टेज को कोई नहीं रोक रहा है। तो जब हम इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, वो आगे होगा, या कह सकते हैं करंट क्या होगा, पीछे होगा। अब कितना पीछे होगा यही हम अब यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे E बराबर होता है भाई, E बराबर है या V बराबर हम लिख रहे हैं, वो V बराबर होता है L, ये इंडक्टर है, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इंडक्टर है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा भाई, वो होगा L di/dt, इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है, किसी इंडक्टर में। और ये यहाँ पे नेगेटिव हम दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे माइनस करके दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि यह करंट के परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए हम माइनस करके दिखाते हैं, लेकिन लिखते नहीं है कहीं माइनस। बस आपको पता रहे कि ये जो वोल्टेज है ये इसका अपोजिट वोल्टेज है भाई, ठीक है, उल्टा है ना। देखिए अब यहाँ पे हम केवीएल लॉ लगा देंगे। कौन सा नियम, केवीएल लॉ। और केवीएल लॉ में हम पढ़े हैं, वोल्टेज किसी भी लूप में लगा वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ बस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये, और सप्लाई वोल्टेज ये है। तो देखिए इसमें जब केवीएल लॉ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिलेगा, V माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है भाई, V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए इसको पश्चांतर करिए, इस तरफ लाइए। तो यहाँ देखिए V इज इक्वल टू L di/dt, ठीक है। अब हमें di, अब ध्यान दीजिए, हमें इस करंट का मान निकालना है। क्या निकालना है, करंट का मान। हमें बस ये पता करना है कि यार ये जो सप्लाई वोल्टेज देने पे अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो हमारा इस करंट का बिहेवियर क्या होगा, ये हमें निकालना है। आगे रहेगा या पीछे रहेगा या साथ में ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करंट निकाल लीजिए। देखिए इसको इधर भेजिए और यल फिर नीचे चला आएगा, तो di बराबर हो जाएगा V/dt/L, यही होगा ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं di बराबर हो जाएगा V/dt/L हो जाएगा। अब इस V का मान यहाँ से रख दीजिए,
ये भी हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज ही तो है ना, ये सप्लाई वोल्टेज। तो ये देखिए हो जाएगा 1/L भी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी आई, अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और तो इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो देखिए ये है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1, यहाँ पे 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 डी आई है, फिर ये कांस्टेंट वैल्यू मतलब भी मैक्स अपान में एल है, ये कैपिटल भी है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मैक्स यहाँ कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल ही आप लिखिए। ठीक है, ये फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। चलिए भाई देखिए इंटीग्रेशन, ये आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, अगर 1 का हम इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1 इंटीग्रेशन है 1 डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x। 1 इंटीग्रेशन है 1 डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं t। इसी प्रकार अगर हम साइन है, जैसे साइन t का इंटीग्रेशन डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस t। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन के रूप में है साइन, ठीक है, यहाँ पे थीटा टी और ये डी टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में जो ये एक्स्ट्रा है ये नीचे आ जाएगा। एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा वो क्या होगा, नीचे आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन यहाँ कॉस लिखेंगे माइनस कॉस थीटा टी, और जो एक्स्ट्रा है इसको नीचे लिख देंगे ऐसे थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये नियम है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये डी टी है आपका, यहाँ कुछ छूटा है क्या, ये डी टी है ना, ये डी टी है। तो देखिए साइन ओमेगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट में, डी टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये ओमेगा टी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा नीचे, और साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो देखिए ये होगा भी मैक्स बटे में, ये ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल, और फिर कोष्टक में साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए चल देखिए यहाँ पे भी मैक्स बटे में ओमेगा एल, और ये जो ओमेगा है आप जान लीजिए ये एक्सएल बराबर ही होता है ओमेगा एल, ये सब लिख लीजिएगा आप बगल में ना। और ये ओमेगा बराबर हम बहुत पहले ही पढ़े थे 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इंटू ये एल है, तो एक्सएल की वैल्यू इतना भी होती है भाई। ठीक है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अब एक कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो होता है, जैसे ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो कैपेसिटेंस में जो अपोज करेगा करंट का उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वहाँ पे एक्ससी बराबर होगा 1/ओमेगा से। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करिए आप लोग। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो यार क्वेश्चन होता है साइन वेव का, वो तो साइन के रूप में होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं साइन वेव। लेकिन ये कॉस के रूप में है, तो क्या हम इसको साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं? अपने त्रिकोणमिति वाले कोऑर्डिनेट वाले मेथड से इसको चेंज करेंगे। तो इस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ओमेगा टी ना। तो देखो ये हो जाएगा भी मैक्स अपान में ओमेगा एल, इसको आप लिख सकते हैं देखिए माइनस साइन, ठीक है, 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक, आइए इसको आगे अब लिखते हैं। अब देखिए इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। आपको शायद पता होगा माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, कॉस के से समझ में आया ना। तो इसमें देखिए माइनस का यहां पे गुणा करेंगे तो ये माइनस 90 होगा और प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यही चीज अब देखिए ओमेगा एल को हम लिख देंगे एक्स एल। तो यहां पे देखिए आपका, हाँ
इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आई। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आई। तो यहाँ पे देखिए आपको आई बराबर मिलेगा माइनस का, जब आप गुणा करेंगे तो ये आई बराबर आपको क्या मिलेगा भाई, देखिए भी मैक्स और ओमेगा एल को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल। अब ये हो जाएगा साइन क्या होगा भाई, ओमेगा टी प्लस में, और ये फिर माइनस में जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए भी मैक्स अपान में एक्स एल, ये भी एक तरह से प्रतिरोध है, वोल्टेज बटे में प्रतिरोध है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज बटे में प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, करंट ना, ओम के नियम से, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटे में R। तो ये भी प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध की तरह ही है, प्रतिरोध नहीं है। तो V मैक्सिमम बटे में एक्सएल, तो हम लिखेंगे I मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 19। ये देखिए आपका आ गया भाई। ये करंट जो होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा, करंट हमारा इस तरह से होगा। इसका मतलब जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था, अगर ओमेगा टी होता तब तो भाई सप्लाई वोल्टेज के साथ ही चलता, लेकिन यहाँ -90 आया। इसका मतलब क्या हुआ, -90 क्या बता रहा है करंट, पीछे कितना डिग्री, 90। देखिए ये सब हम ना इसके पहले वाली क्लास में इसलिए सब बता दिए थे ताकि दिक्कत ना हो, इधर आगे पढ़ाते हुए चले जाएं। आपको तुरंत बताना चाहिए कि हाँ अच्छा, अब जो ये करंट आया है ये I बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी अगर होता तब तो इसी के साथ चलता, लेकिन ओमेगा टी -90 आया है। इसका मतलब वोल्टेज से करंट कितना पीछे चलेगा, 19 डिग्री। ठीक है, वोल्टेज से करंट कितना पीछे चलेगा, 19 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा नोट कर लीजिए, इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा ना, बाकी इंटर का मैथ है इधर बीच में। तब वो एक कोर्ट वाला आता है ना, वहाँ मध्य प्रदेश कौन इंदौर का एक जज का वीडियो देखते होंगे आए दिन, शॉर्ट रील टाइप का, कभी कभी आप लोग देखोगे नहीं, रील में कभी कभी आ जाता है। तो ऐसे ही कोई था, मतलब उन्होंने 2 डिग्री साथ में ही लिया हुआ था, तो कोई कंप्लेन कर दिया भाई, मामला कोर्ट में चला गया। नौकरी वोकरी सब लग गई थी। तो साथ में करने से यही दिक्कत है भाई, कोई कंप्लेन वगैरह किया तो फिर मामला कोर्ट में जाता है। देखिए भाई, हमारा प्योर जो इंडक्टिव सर्किट है, ये सप्लाई वोल्टेज जो थी आपकी, ठीक है, ये L है। देखिए जो सप्लाई वोल्टेज हमने दिया वो V बराबर दिया V मैक्स साइन ओमेगा टी, और जो आपकी करंट यहाँ से आई, ठीक है, वो आई I मैक्स साइन, अगर ये ओमेगा टी होता तो हम कहते हैं भाई सेम फेज में है, लेकिन ये -90 हो गया, मतलब 90 डिग्री लेट हो गया भाई करंट, वोल्टेज से कितना हो गया, 90 डिग्री लेट। अब चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं समझाने की कोशिश करेंगे ना, आपको सब कुछ बता दिया गया है। 90 डिग्री लेट होगा तो क्या होगा भाई, ठीक, बात सही है ना। ये चित्र हम मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ऐसे। ये फेजर डायग्राम नहीं, वेव डायग्राम है ना, क्या है ये, वेव डायग्राम। लिख लीजिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें देखिए वोल्टेज और करंट का वेव ग्राम।
देखिए सबसे पहले ओमेगा टी है वोल्टेज, ये ओमेगा टी हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज अगर ओमेगा टी से शुरू हुआ है तो यहाँ शुरू होता है ओरिजिन से, जीरो से। ये देखिए ऐसे चलेगा वोल्टेज और ये ऐसे चला जाएगा। बात सही है। अब देखिए जो हमारा करंट आया था, आप देखे होंगे ध्यान से, तो भी मैक्स अपान में एक्सएल था, तब वो करंट आया था। मतलब वोल्टेज में हमने एक्सएल का भाग दिया तो करंट जो आएगा वो वोल्टेज से छोटा होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। लेकिन कितना लेट होगा? 19 डिग्री। तो ये जो मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम यहाँ होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ होता है। तो ये मैक्सिमम जहाँ होता है वोल्टेज वही 19 डिग्री होता है, ठीक है ना, π/2। अब यहाँ से देखिए करंट चलेगा, फिर करंट अपने 19 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में है ना, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। करंट अपने मैक्सिमम पे, फिर यहाँ इसका 90 अंश पे, फिर मिनिमम होगा। कोई भी मतलब वेव फॉर्म होता है अपने अगले 90 पे मैक्सिमम, अगले 90 पे जीरो, फिर अगले 90 पे मैक्सिमम नेगेटिव में, फिर अगले 90 पे जीरो, इसी तरह से चलता है। तो इस ये यहाँ पे 90 से शुरू हो रहा है तो अगले 90 इसका यहाँ पड़ेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे मैक्सिमम। और इसका वेव फॉर्म वोल्टेज का ऊंचा रहेगा, इसका थोड़ा नीचे से रहेगा, ठीक है, कम मान का होगा ये। अब फिर यहाँ पे फिर आके क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा, अगले 90 पे जीरो, फिर इसका अगला 90 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये मैक्सिमम, फिर ये 90 पे यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दें बढ़िया से, सीधा लाइन। ठीक, देखिए हम देख रहे हैं ये हमारा भाई वोल्टेज है, ये क्या है? वोल्टेज है, और ये करंट है। देखिए जहाँ पे वोल्टेज जीरो, सॉरी जहाँ पे करंट जीरो है वहाँ पे वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम। इसका मतलब देखिए ये है, देखिए यहाँ अगर इसको ऐसे लाएंगे तो ये ऐसे आएगा कुछ ग्राफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम करंट देख रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा, सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है? यहाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है वोल्टेज, लेकिन करंट हमारा इस डायरेक्शन में घट घट के यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज यहाँ पे घटना शुरू हो रहा है, यहाँ तक जीरो हो गया वोल्टेज, लेकिन करंट बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर वोल्टेज जीरो, फिर यहीं पे करंट यही लाइन पे मैक्सिमम। तो इसमें हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जहाँ पे हमारा वोल्टेज प्योर इंडक्टिव सर्किट में जहाँ पे हमारा वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे हमारा करंट क्या है? एकदम मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर रहा है, और जीरो वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है वहीं पे उसी परिपथ में हमारा करंट घट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जब हमारा करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है, करंट का मान बढ़ रहा है, वोल्टेज का मान घट रहा है। उस केस में हमारा जो इंडक्टर होता है वो पावर को स्टोर कर रहा होता है, वो करंट को खींच रहा होता है, इसका मतलब पावर को क्या कर रहा होता है? स्टोर, एनर्जी को स्टोर। और वो किस रूप में करता है? प्योर इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है 1/2 Li² के रूप में। I स्क्वायर है ना, इसका मतलब करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, तो पावर को स्टोर करेगा। लेकिन जिस समय में वोल्टेज का मान बढ़ रहा होता है और करंट का मान घट रहा होता है, इंडक्टर जितना भी पावर लिया होता है पूरा का पूरा पावर वापस कर देता है सप्लाई को, ठीक है ना। इंडक्टर क्या करता है? पूरा पावर क्या करता है? सप्लाई को वापस करता है, स्टोर करता है, फिर वापस करता है, स्टोर करता है, वापस करता है। लेकिन भाई हमारा कैपेसिटर ऐसा नहीं है, अरे सॉरी रेजिस्टेंस, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या था? वो जितना ले लिया, क्या नहीं दूंगा भाई, अब खर्चा कर दिए हैं। किसके रूप में खर्चा किया? हीट के रूप में, वो खर्चा कर दिया, वापस नहीं देने वाला है। लेकिन इंडक्टर ऐसा नहीं है, जितना लेता है वो फिर वापस कर देता है, ठीक है ना। आइए हम ग्राफ में भी इसको समझते हैं कैसे वापस कर रहा है भाई। देखिए ये क्या है?
नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसका पावर बराबर V इंटू आई होता है। V और I का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस इधर, ये पावर का हम बना रहे हैं ना, यहाँ PT लिख दे रहा हूँ, मतलब पावर का वेव डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो जो भी मान आएगा उसकी सहायता से जब आप वेव फॉर्म खींचेंगे तो ये पावर ऐसे आएगा, ये ऐसे, और इसका वेव डायग्राम का एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मध्य से मैक्सिमम दूरी एम्पलीट्यूड कहलाता है। देखिए वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड था वो करंट से अधिक था, लेकिन क्योंकि अब दोनों का हम गुणा करके पावर का निकाल रहे हैं, पावर का सूत्र ही होता है P बराबर V इंटू आई, तो हम दोनों का गुणा करके तब पावर को निकाल रहे हैं। इसका मतलब जो पावर का एम्पलीट्यूड होगा वो वोल्टेज से भी ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ऐसे। अब ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में आपका करंट है और ये प्लस में वोल्टेज है, दोनों का गुणा होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका ग्राफ जो खींचा जाएगा इसमें। अब यही ग्राफ देखिए ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, वोल्टेज का मान बढ़ रहा है और करंट का मान घट रहा है। इस स्थिति में हमारा कैपेसिटर पावर को, अरे सॉरी इंडक्टर पावर को क्या करेगा, वापस करेगा, डिलीवर कर देगा। किसको वापस करेगा, सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है, सप्लाई को पावर क्या कर देगा, वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ऐसे, और यहाँ पे ये करंट है यहाँ तक। अब दोनों प्लस प्लस में है, दोनों का गुणा होगा तो उतना ही, जितना ऊपर था उतना ही ये, सॉरी जितना नीचे था उतना ही ये पावर ऊपर चला जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या हो रहा है भाई, अब वोल्टेज का मान यहाँ हम देख रहे हैं घट रहा है तो करंट का मान बढ़ रहा है, तो ये पावर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और यही पावर को स्टोर करके इंडक्टर किसके रूप में, इस पावर का यूज करता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, ठीक है। अब फिर यही प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए अब हम सप्लाई वोल्टेज को देखते हैं भाई, इसका जो है आवर्तकाल यहाँ तक होगा, एक साइकिल पूरा यहाँ से यहाँ तक, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम T कहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं वहीं पे पावर जो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहाँ, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको हम कह देंगे T/2 टाइम ले रहा है। एक ही परिपथ में दोनों, सभी तो एक ही परिपथ में चलेंगे, तो हमारा जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, अपने एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी समय ले रहा है उसका आधा समय ले रहा है पावर अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब ये हुआ जो पावर की फ्रीक्वेंसी होगी वो F बराबर होगी भाई 100 हर्ट्ज। ये सब हम लिखवा चुके हैं, 100 हर्ट्ज, ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसी। लेकिन सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम जानते ही हैं कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब एक सेकंड में साइकिलों की संख्या, और इसकी एक सेकंड में साइकिलों की संख्या कितना होगी, 100। एक सेकंड में ये 100 साइकिल कंप्लीट करेगा और ये एक सेकंड में 50 साइकिल, ठीक है ना। ये हुआ भाई आपका, ये क्या है, ये था आपका VI का और पावर का वेव डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसका। फेजर डायग्राम बहुत सरल है। देखिए आप वोल्टेज चाहे करंट को किसी को भी दिखा सकते हैं। यह है वोल्टेज, इसमें करंट जो है क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए हम इसको वोल्टेज दिखा रहे हैं, करंट हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितना, 90 अंश, तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे करंट दिखा देंगे। ये 90 डिग्री हो गया भाई, और ये क्या है, करंट है। इसको और कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हमको ऐसे दिखाना हो तब तो हम यहाँ कह देंगे ये करंट है और यहाँ पे दिखा देंगे वोल्टेज। देखिए 90 डिग्री पीछे हो गया कि नहीं करंट, ठीक है। तो ये देखिए ये है फेजर डायग्राम, ठीक है ना। क्या है ये, फेजर डायग्राम में जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को हम वेक्टर कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विज्ञान में जो वेक्टर होता है वो मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारे एसी में जो वेक्टर हम खींचते हैं वो मूव करने वाला वेक्टर होता है, इसीलिए हम इसे सिर्फ वेक्टर ना कह के फेजर कहते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए। इतना टाइम कितना हुआ, 12:38। देखिए यही लिखना है ना, देखिए लिखिए। वेव डायग्राम से स्पष्ट है कि
ठीक है, एक पेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ना। वेव डायग्राम से स्पष्ट है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जब करंट का मान बढ़ता है, तब वोल्टेज का मान घटता है। और इस स्थिति में इंडक्टर पावर को अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। इंडक्टर पावर को क्या करता है भाई? अवशोषित करता है। कब? जब वोल्टेज का मान घटता है और करंट का मान बढ़ता है। इंडक्टर पावर को अवशोषित करता है तथा उसे चुंबकीय फ्लक्स के रूप में परिवर्तित करता है, नीचे से लिखिए, जब वोल्टेज का मान बढ़ता है, जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तथा करंट का मान घटता है। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तब लिखिए, तब करंट का मान घटता है। उस स्थिति में इंडक्टर पावर को लिखिए, पावर को नहीं, सप्लाई को, उस स्थिति में इंडक्टर सप्लाई को पावर वापस कर देता है। सप्लाई को पावर क्या करता है भाई? वापस कर देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब कोई बता सकता है, नीचे से आप लोग लिखिएगा ना, कोई बता सकता है भाई फेज एंगल का मान क्या होगा इस परिपथ के लिए? मतलब फाई का मान क्या होगा? ऐसे लिखिएगा ना, पॉइंट पे। सब पूछा जाता है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। पूछा जाएगा आपका फेज एंगल मतलब फाई। फेज एंगल मतलब फाई का मान क्या होगा? कोई बताए भाई, फेज एंगल है क्या? यहाँ पे फेज एंगल मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90। ठीक है, अब दूसरा हमारा है पावर। ये सब पूछा जाएगा इससे, फेज एंगल कितना होता है प्योर इस सर्किट में। अब यहाँ पे पावर फैक्टर बताओ भाई, पावर फैक्टर ये क्या होता है भाई? कॉस फाई मतलब कॉस 90, और कॉस 90 अंश का मान 0। पावर फैक्टर 0 का मतलब क्या हो गया? अगर पावर फैक्टर 0 है, इसका मतलब वो पावर को स्टोर करके रख नहीं रहा है, ठीक है ना, उसको खर्च नहीं कर रहा है, बल्कि पावर को क्या कर रहा है? वो वापस कर दे रहा है। क्या कर रहा है? वापस कर दे रहा है। जितना पावर लिया उतना ही पावर वापस कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा है भाई एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? VI cos फाई। ठीक है, VI cos फाई मतलब 90, और cos 90 अंश का मान 0। एक्टिव पावर 0। यहाँ पे एक्टिव पावर क्या है भाई? एक्टिव पावर यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे लिखिए भाई रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर तो 0 होगा नहीं। रिएक्टिव मतलब वापस कर देने वाला पावर। कितना होगा भाई? VI साइन फाई, VI साइन 90, और साइन 90 अंश का मान 1। देखिए VI आ गया आपका,
इसका मतलब क्या है भाई, वी आई मतलब वोल्टेज और करंट यही पावर होता है, यही लिया था और यही रिएक्टिव पावर के रूप में वापस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम पावर का आप देखे होंगे, जब ग्राफ खींचे थे पावर का तो ऊपर भी चल रहा था और नीचे भी चल रहा था ना, मतलब दोनों दिशा में चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं द्विदिशीय पावर। कौन पावर था, द्विदिशीय पावर था, मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाला पावर। और द्विदिशीय को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल पावर, पूछा जाता है। जबकि उसमें रजिस्टिव सर्किट में याद है, उसमें जो पावर था सिर्फ ऊपर ऊपर, उसमें पावर वापस नहीं हो रहा था ना। आप देखेंगे जब हम उसका ग्राफ खींचे थे तो सिर्फ ऊपर ही दिखाई दे रहा था, मतलब उसमें एक भी पावर वापस नहीं दे रहा है वो सप्लाई को, पूरा पावर ऊपर। तो ये क्या था, एक दिशीय पावर, सिर्फ एक ही दिशा में चलने वाला पावर, ठीक है, उसमें वाले में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए इतना आप याद करके रखिए, ठीक है। फेज एंगल कितना होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर कितना होता है इसका, और फिर रिएक्टिव पावर कितना होता है, इतना आप नोट कर लीजिए।